वेलकम टू पायलट ईटी। आई एम ज्योति वर्मा। आज मेट्रोलॉजी में हम लोग पढ़ेंगे एविएशन सर्विसेज के बारे में। इस चैप्टर में आप जानेंगे कि पायलट्स को वेदर फोरकास्ट या फिर वेदर रिपोर्ट्स कैसे मिलती हैं और उनके क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको 2 से 4 मार्क्स तक के क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे मेट ऑफिसर्स के बारे में। मेट ऑफिसर्स वो ऑफिसर्स हैं जो कि पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं एविएशन को। ये ऑफिसर्स पायलट्स को मेट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन या फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं नेशनल और इंटरनेशनल फ्लाइट रूट्स पे। तो हमारे पास 3 मेजर मेट ऑफिस होते हैं। सबसे पहले AMO, फिर AMS और फिर MWO। तो सबसे पहले हम जानेंगे AMO के बारे में। तो AMO का फुल फॉर्म होता है एरोड्रोम मेट ऑफिस। इंडिया में 17 AMO है। फाइन, ये नंबर्स प्लीज याद रखिएगा कि इंडिया में कितने AMO हैं, कितने AMS है, कितने MWO हैं। ये एग्जाम में आ सकते हैं। तो एरोड्रोम मेट ऑफिस एक मेजर मेट ऑफिस होता है जो कि हर मेजर नेशनल या फिर इंटरनेशनल एरोड्रोम पे या फिर एयरपोर्ट पे मौजूद रहता है। और ये 24 आवर्स जो है वेदर ऑब्जर्वेशन लेता रहता है। ऐसा नहीं है कि इसकी कभी भी छुट्टी होती है। फाइन, इट इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी। ये 24 आवर्स तक हमें वेदर रिपोर्ट देता है या फिर वेदर वॉच करता है। फिर ये हमें प्रोवाइड करता है मेटार, स्पेसी, RVR, वेदर फोरकास्ट, लैंडिंग फोरकास्ट, TAF, वार्निंग फोरकास्ट, एरोड्रोम वार्निंग, ब्रीफिंग, वॉलमेट, रेडार, सैटेलाइट पिक्चर्स भी। इसके बाद ये जो फोरकास्ट कवर होता है ये AMS को भेजता है। फाइन, अब AMS क्या होता है? AMS होता है एरोनॉटिकल मेट स्टेशन। हमारे पास 51 एरोनॉटिकल मेट स्टेशन हैं। फाइन, ये जो मेट स्टेशन होता है ये करंट वेदर ऑब्जर्वेशन लेता है। फाइन, और अगर कोई सडन चेंज आते हैं वेदर में, अचानक से विजिबिलिटी कम हो जाती है या फिर कोई स्टॉर्म आने वाला होता है, तो उस केस में AMS हमें डेटा प्रोवाइड करता है, फोरकास्ट प्रोवाइड करता है और ये रूटीनली काम करता है। ये 24 आवर्स जो है ना काम नहीं करता, बट इसका एक रूटीन रहता है। फाइन, फिर ये इसका एक वॉच आवर फिक्स्ड रहता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये 24 आवर्स तक ऑन ड्यूटी नहीं रहता है। इसका एक पर्टिकुलर वॉच आवर रहता है, उसी में ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फिर आ जाएंगे हम लोग MWO पे। MWO का क्या फुल फॉर्म रहता है? MWO का फुल फॉर्म रहता है मेट वॉच ऑफिसेस। MWO बहुत ही सिलेक्टेड एरोड्रोम पर है। कहाँ है? चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और मुंबई। इन 4 जगह हमारा MWO है। और ये क्या करता है? ये हमें सिगमेट इशू करता है। आगे चल के हम लोग जानेंगे सिगमेट, वॉलमेट, स्पेसी, RVR ये सब क्या है। फाइन, और FIR मीन्स, यहाँ पे FIR क्या है? FIR स्टैंड्स फॉर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। ओके, ये छोटे छोटे जो एब्रिविएशन है इनके फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा। फिर FIR मीन्स मतलब जो भी
पर्टिकुलर फ्लाइट की नीड्स होती है तो वो स्पेशली उनके लिए वेदर फोरकास्ट को टेलर करता है। तो ये 3 ऑफिसेस एक दूसरे से कोलैब करते हैं और फिर हमें टोटल वेदर फोरकास्ट जो है वो डिलीवर करते हैं। फिर आ जाता है हमारा नोटिफिकेशन का सेक्शन। तो नोटिफिकेशन का क्या मतलब है? जैसे कि आप कभी भी उबर या ओला बुक करते हैं, आपको नोटिफिकेशन आता है ना कि आपकी कैब आने वाली है, दिस दैट। तो वैसे ही कुछ एक पायलट को अपना फ्लाइट रूट प्रोवाइड करना होता है एएमओ और एएमएस को अपने फ्लाइट के पहले। क्यों? ताकि ये लोग आपका जो वेदर फोरकास्ट है, आप अपने फ्लाइट रूट पे कैसे वेदर का सामना करेंगे, कोई स्टॉर्म तो नहीं है, कोई कोई थंडर स्टॉर्म या फिर स्नो वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसीलिए आपके लिए स्पेसिफिकली वो वेदर रिपोर्ट को टेलर कर सके, इसलिए आपको उनको पहले ही अपना फ्लाइट रूट सबमिट करना पड़ता है। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो नेशनल फ्लाइट और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए अलग अलग है। फाइन। तो नेशनल फ्लाइट के लिए आपको 3 घंटे पहले एएमओ को अपना फ्लाइट रूट देना पड़ता है और एएमएस को 18 से 24 घंटे पहले अपना फ्लाइट रूट देना पड़ता है। और इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए अगर आप दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, बनारस, तिरुवनंतपुरम में हैं और गुवाहाटी, हैदराबाद में हैं और मुंबई में हैं, अगर वहां से अगर आप टेक ऑफ करने वाले हैं तो फिर आपको 3 घंटे पहले अपना फ्लाइट रूट सबमिट करना पड़ेगा, उसकी नोटिफिकेशन देनी पड़ेगी। और एएमओ को, वरना नॉर्मली इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए एएमओ को आपको 12 घंटे पहले सबमिट करना पड़ेगा और एएमएस को 18 से 24 घंटे पहले अपना फ्लाइट रूट सबमिट करना पड़ेगा। इससे वो आपको पहले से ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं ताकि आप सचेत रहें, कहीं अचानक से थंडर स्टॉर्म वगैरह आ गया तो आपको पता रहे कि कब क्या करना है। अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेसी, मेटार और सिगमेट के बारे में, दैट इज अपनी मेट रिपोर्ट के बारे में। अब हम लोग आ जाएंगे मेट रिपोर्ट्स पर। तो हमारे पास 2 मेजर मेट रिपोर्ट्स होते हैं, एक होता है मेटार और फिर आता है स्पेसी। तो अगर आप मेटार और स्पेसी का ऐसे इंडिविजुअल फुल फॉर्म ढूंढेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि एलएलबी और एमबीबीएस का कोई स्पेसिफिक फुल फॉर्म नहीं है, वैसे ही मेटार और स्पेसी का भी एक डेडिकेटेड फुल फॉर्म नहीं है। METAR stands for Aviation Routine Weather Report in Aeronautical Code and SPECI stands for Aviation Selected Special Weather Report in Aeronautical Code. Fine. ऐसा नहीं कि M का एक वर्ड फुल फॉर्म है फिर E का कोई अलग फुल फॉर्म है, ऐसे करके। फाइन। फिर METAR जो होता है वो हर आधे घंटे में इशू किया जाता है एएमओ के जरिए या फिर मेट ऑफिसेस के जरिए। फिर मेटार जो होता है ना वो एक रूटीन ऑब्जर्वेशन होता है हमारे वेदर का, वो कोई अर्जेंट वेदर इंफॉर्मेशन नहीं होती है, इसीलिए इसको हर आधे घंटे में मेट ऑफिसेस इशू करते हैं। अब स्पेसी क्या होता है? स्पेसी जो होता है वो एक अर्जेंट वेदर रिपोर्ट होता है। अगर हमारा वेदर खराब होता है तो अर्जेंटली एक स्पेसी को इशू किया जाएगा, पायलट्स को पता चलेगा कि वेदर जो है वो खराब होने वाला है या खराब हो चुका है। और अगर वेदर इम्प्रूव हुआ है तो वो इम्प्रूवमेंट जो है उसको हमारा ग्राउंड जो मेट ऑफिसर्स हैं 10 मिनट तक ऑब्जर्व करेंगे और उसके बाद हमारे पायलट को रिपोर्ट भेजेंगे, दैट इज स्पेसी इशू करेंगे कि अब आपका जो वेदर है वो इम्प्रूव हो चुका है, ताकि हमारी जो रिपोर्ट है वो एकदम
मतलब प्रिसाइज रहे, क्योंकि वेदर का क्या है, वो कभी भी खराब हो सकता है, कभी भी ठीक हो सकता है। अगर हमने अचानक से बता दिया पायलट को कि अब आपका वेदर ठीक है, तो पायलट जो है वो थोड़ा अपना जो फ्लाइंग जो टेक्निक है वो थोड़ी चेंज कर देगा और थोड़ा लाइट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए स्पेसी कभी भी इमीडिएटली इशू नहीं किया जाता है वेदर इम्प्रूव होने पर। सबसे पहले जो इम्प्रूव वेदर है उसको 10 मिनट तक ऑब्जर्व किया जाता है और उसके बाद ही स्पेसी को इशू करा जाता है। जबकि हमारा जब वेदर खराब होगा तो स्पेसी को अर्जेंटली इशू करते हैं। तो स्पेसी एक तरह का अर्जेंट वेदर फोरकास्ट होता है और मेटार हमारा रूटीन वेदर फोरकास्ट होता है। आपको ये चीज याद रखनी होगी कि मेटार हर आधे घंटे में इशू होता है और स्पेसी तुरंत इशू होता है अगर वेदर खराब है, और 10 मिनट बाद इशू होता है अगर वेदर इंप्रूव हो गया है। फिर आ जाएंगे हमारे एयर रिपोर्ट पे। तो हमारे एयर रिपोर्ट के 3 सेक्शंस होते हैं। सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन सेक्शन होता है, जिसमें एयरक्राफ्ट से रिलेटेड आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन होती है, फ्लाइट लेवल होता है, एल्टीट्यूड होता है, टाइम होता है और पोजीशन होता है। फिर ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन होती है। ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन में एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल दैट इज ETA और एंड्योरेंस वो मेंशन रहता है। एंड्योरेंस मतलब कितने देर तक हमारा जो प्लेन है वो क्रूज कर सकता है, वो फ्लाई कर सकता है। फिर मेट इंफॉर्मेशन आती है जो कि 3rd सेक्शन होता है। इसमें एयर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड, टर्बुलेंस और आइसिंग की इंफॉर्मेशन रहती है। फिर हमारा आ जाएगा टाइप ऑफ फोरकास्ट। तो हमारे पास 4 तरह के फोरकास्ट होते हैं। एक नाव कास्टिंग होता है, दूसरा शॉर्ट रेंज, तीसरा मीडियम रेंज और चौथा लॉन्ग रेंज। तो नाव कास्टिंग जो होता है वो वेदर फोरकास्ट होता है जिसकी वैलिडिटी होती है लेस देन 24 आवर्स। इसमें आ जाता है आपका लोकल फोरकास्ट, सिगमेंट, इन सब की वैलिडिटी जो है वो 24 आवर्स के अंडर होती है, इसलिए इसको नाउ कास्टिंग मतलब प्रेजेंट वेदर रिपोर्ट बोला जाता है। इसमें वार्निंग भी आता है, बहुत सारी टाइप के फोरकास्ट हैं जो नाउ कास्टिंग में आ सकते हैं। फिर आता है शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज फोरकास्ट की वैलिडिटी 1 से 3 डेज तक की होती है। मीडियम रेंज की वैलिडिटी 4 से 10 डेज तक की होती है और लॉन्ग रेंज की वैलिडिटी कितनी होती है, वो होती है 10 दिन के ऊपर। अब लॉन्ग रेंज में क्या हो सकता है, ऑन सेट डेट, IMD का मॉनसून ऑब्जर्वेशन, है ना, जैसा हमें ऑलरेडी पता रहता है ना मेट्रोलॉजिकल सर्विसेज को कि इस बार का मॉनसून कितना कैसा रहेगा और उसकी इंटेंसिटी कितनी रहेगी। तो ये सारी चीजें लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में आती है। अब हम लोग पढ़ेंगे वार्निंग के बारे में। अब हम लोग आ जाएंगे वार्निंग इंफॉर्मेशन पे और सेगमेंट इंफॉर्मेशन पे। तो सबसे पहले बात करते हैं वार्निंग इंफॉर्मेशन की। तो वार्निंग इंफॉर्मेशन की वैलिडिटी होती है लेस देन 4 आवर्स, मतलब ये नाउ कास्टिंग के अंडर आता है। हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि जो फोरकास्टिंग है उसके 4 टाइप होते हैं। एक होता है नाउ कास्टिंग, फिर शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज। तो जो भी 24 घंटे के अंडर की वैलिडिटी वाले रिपोर्ट्स होते हैं वो नाउ कास्टिंग में आते हैं। और वार्निंग कब इशू की जाती है, जब भी विंड स्पीड 30 नॉट्स या उसके ऊपर है तब वार्निंग इशू की जाती है। और अगर विंड डायरेक्शन एक 20 नॉट्स विंड का अगर डायरेक्शन 45 डिग्री चेंज कर दिया गया है तो इस केस में भी वार्निंग इशू की जाती है।
उसके बाद अगर वेदर चेंजेस विजिबिलिटी रिलेटेड हैं, अगर डस्ट स्टॉर्म या फिर सैंड रेज या फिर सैंड राइज हुआ है या फिर विजिबिलिटी रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट है, तो वो भी वार्निंग के जरिए हम तक पहुंचाई जाती है और इसकी वैलिडिटी 4 घंटे से कम होती है। फिर आता है सेगमेंट। अब आपको ये बात याद रखनी होगी कि सेगमेंट हमेशा बुरी खबर लाएगा आपके लिए वेदर रिलेटेड। फाइन, सेगमेंट कभी भी पॉजिटिव खबर नहीं लाता है और इसीलिए जो पायलट्स होते हैं वो सेगमेंट से थोड़ा घबराते हैं। सेगमेंट 2 तरह के होते हैं, एक होता है कन्वेक्टिव और दूसरा होता है नॉर्मल। तो कन्वेक्टिव सेगमेंट जो होता है वो बहुत सीवियर वेदर से रिलेटेड बैड न्यूज लाता है, जैसे कि थंडरस्टॉर्म, सीवियर थंडरस्टॉर्म जिसकी सरफेस विंड 50 नॉट्स से भी ज्यादा है, और एम्बेडेड थंडरस्टॉर्म, टोर्नाडोज और हेल, ये सब हम एविएटर्स के लिए एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज होता है, इसलिए ये कन्वेक्टिव सेगमेंट के अंदर आता है। फिर आता है हमारा नॉर्मल सेगमेंट। नॉर्मल सेगमेंट में भी हमारा क्लियर एयर टर्बुलेंस, सीवियर आइसिंग ये जो होती है इट इज नॉट रिलेटेड टू थंडरस्टॉर्म। फिर वॉल्केनिक ऐश होता है, डस्ट स्टॉर्म होता है, फाइन, सैंड स्टॉर्म होता है, विजिबिलिटी रिलेटेड कोई चेंजेस आते हैं तो वो नॉर्मल सेगमेंट के अंडर आते हैं। कन्वेक्टिव सेगमेंट एक हाई लेवल का बैड वेदर होता है और नॉर्मल सेगमेंट भी हमारा बैड वेदर होता है, पर वो थोड़ा लोअर लेवल पे होता है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म होता है। ये एक इंफॉर्मेशन रिलेटेड चैप्टर है, आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन याद करनी होंगी। हम लोगों ने सारे मेजर कॉन्सेप्ट जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है और आई एम श्योर कि इसमें आप 2 मार्क्स जोड़ते हैं। मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। जब मैं थी तो मेरे से तो 1 ही क्वेश्चन पूछा गया था, मेटार और स्पेसी वाला। तो आपको पता होना चाहिए जितने भी इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स हैं उनकी वैलिडिटी, कब कौन इशू करता है, कैसे इशू होता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ हम लोग का ये चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।